जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग देख रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का फाइनल पार्ट है। इसके बाद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग समझ चुके होंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक रहना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी और उसके प्रमुख स्थल और उसकी खोज किसने की, वहां से कौन से साक्ष्य मिले और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कई सारे वाद हैं, कई सारी लोकोक्तियां हैं या फिर कई सारे उस पर निर्णय दिए गए हैं, कुछ लोगों के मत हैं। सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीछे मैंने एक चार्ट बना रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से फेमस स्थल हैं, प्लेस हैं, वहां पर कौन सी चीजें मिली हैं, किस नदी के किनारे वहां स्थल है। कई बार यूपीएससी में यह प्रश्न बना है। अगर आप लोग आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी। अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, इन सारी चीजों को उसमें मिक्स करके लिख देंगे तो आपको नंबर ज्यादा प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो हम लोग विस्तृत तौर पे समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की, जैसे हम लोगों ने पिछला वीडियो खत्म किया था कहां पर, कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। तो हम लोगों ने देखा था मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी घाटी की सभ्यता बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं क्योंकि वहां पर सुमेरियन नदी थी। आप लोगों को इन सारी सभ्यताओं से अगर जोड़ के देखें सिंधु घाटी सभ्यता को भी, तो ये सारी जितनी सभ्यताएं हैं वह नदियों के किनारे थी। ठीक, तो नदियों के किनारे बसने का सबसे बड़ा कारण यह था कि पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। कोई भी व्यापार भी सही मात्रा में या सही प्रकार से नदियों के माध्यम से सागर महासागर से जुड़कर हो जाता था या कर लिया जाता था। तो इनके नदियों के किनारे बसने का सबसे बड़ा रीजन यही था। हम लोग अगर उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति थी वह पूरी की पूरी कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। और व्यापार भी कैसा, विदेशी व्यापार। इसके कई साक्ष्य मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारी विदेशी मुद्राएं मिली हैं जो मिस्र की सभ्यता से भी संबंध रखती हैं और बहुत सारी मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी संबंध रखती है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था कि समकालीन सभ्यताओं को देखेंगे। तो समकालीन सभ्यताओं को देखने का मतलब यह है कि हम लोग उससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे बस, ना कि उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, तो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कृषि और विदेशी व्यापार पर निर्भर थी। अगर हम लोग सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें या सामाजिक जीवन के बारे में, तो वहां से मिले साक्ष्यों के आधार पर हमें यह जानकारी मिलती है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा मातृ प्रधान शासन चलता था या फिर वहां पर जो लेडीज हुआ करती थी, जो महिलाएं थी, उनको उच्च श्रेणी में रखा जाता था। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वहां पर जितनी मोहरें मिली हैं या फिर जो मूर्तियां मिली हैं ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों की हैं, महिलाओं की हैं। जैसे मातृ देवी की पूजा वहां पर होती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, बहुत सारी मोहरों पर महिलाओं के ही चित्र वहां पर चित्रित किए गए हैं। तो इससे सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा कालखंड है जहां पर आपको लिखित साक्ष्य मिलेंगे लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से इसके बारे में सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। हम लोग कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका टाइम पीरियड निर्धारित करते हैं। जैसे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हम लोग इसका टाइम पीरियड देखते हैं। तो पूरा का पूरा जो सभ्यता है, पूरा का पूरा जो यहाँ आद्य ऐतिहासिक कालखंड है, वह सिर्फ कल्पना पर आधारित है कि लोगों के मत कैसे हैं, लोग उस बारे में क्या सोचते हैं। फैक्ट कोई भी नहीं है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आंसर राइटिंग में आप लोग वो चीजें लिखते हैं तो आपको नंबर फिर भी मिलेंगे। हम लोगों ने आर्थिक जीवन देखा, सामाजिक जीवन देखा, अब धार्मिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, धार्मिक जीवन हम लोगों ने अभी तक जितने वीडियो जिसके देखे, पहला वीडियो भी था, आज भी हम लोग देख रहे हैं, तो धार्मिक जीवन में कहीं भी आपको मंदिर या मस्जिद के साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
कोई भी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इनके साक्ष्य हमें आज तक नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक स्थिति थी वो अभी तक हम लोगों से अपरिचित है, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं थोड़ा सा भी। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। तो धार्मिक स्थिति भी हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन में भी कई सारे इतिहासकार, कई सारे पुरातत्ववेत्ता अपने अपने मत दिए हैं। कोई कहता है बाढ़ से इसका विघटन हुआ, कोई कहता है कि घग्गर सूख गई इस वजह से हुआ, कई लोग कहते हैं कि भूकंप या ज्वालामुखी की वजह से सूखा। सारी चीजें हम लोग देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया और इसके साथ पहला वीडियो भी सिंधु घाटी सभ्यता का देख लिया तो आपके किसी भी छोटे एग्जाम में या फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में आपके 2 से 4 अंक आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं, समझते हैं कि उस समय के प्रमुख स्थल कौन से थे, किस नदी के किनारे थे, किस वर्ष में उनकी उत्खनन उनका किया गया, किसने किया उत्खनन, वर्तमान में वो कहां पर हैं और वहां से कौन से साक्ष्य मिले। बहुत जल्दी हम लोग इसे देखेंगे। आप लोग ये चार्ट जरूर बनाकर याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने इसे बनाया है, ठीक है। अगर मैं वीडियो के साथ लिखता वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस वजह से मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। वीडियो के लास्ट में एक एक पॉइंट में रिवाइज करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने एक स्थल की खोज की जो सबसे पहला स्थल था तो हड़प्पा था। कहां का? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यह सिंधु नदी के किनारे पर है। 1921 में खोज हुई, दयाराम साहनी ने की। वर्तमान में यह मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार मतलब कि अन्न रखने का भंडार, अन्न भंडारण कह सकते हैं, मातृदेवी की मूर्ति, पांसा, पुरुष धड़, ताम्रतुला और दर्पण। ताम्रतुला का मतलब यह है कि तांबे की तराजू वहां पर मिली है। दर्पण जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं, जिसमें हम लोग खुद अपना फेस देखते हैं, उस तरह से वहां पर भी मिला है, ठीक। मातृदेवी की मूर्ति मिली है। अन्नागार, पुरुष धड़ जो मिला है, याद रखिएगा इसमें बाह नहीं है, केवल एक धड़ है जो कमर के ऊपर है और सर तक है और यह लाल बलुआ पत्थर का बनाया गया था, ठीक। ये पॉइंट याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे 1922 में इसकी खोज हुई। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। ऐसे प्रश्न कई बार बने हैं, ठीक, आपको मैच करने के लिए दे दिया जाता है। यहां से बृहद स्नानागार की प्राप्ति हुई है जो एक हम लोग कहते हैं सार्वजनिक स्नानागार हो सकता है। वो कई बहुत सारे वहां पर जो पूजा वगैरह होते थे उसके लिए यहाँ पर लोग सार्वजनिक रूप से स्नान करते थे। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। सवाधान मिला। पुजारी की मूर्ति मिली, जो हम लोगों ने देखा था कि पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो भी कहां से? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और पशुपति मोहर। यहां से कई बार प्रश्न बना है, आपको मैच करने के लिए देगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक। तीसरा आता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। 1931 में इसकी खोज हुई। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की और यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वर्तमान में यहां से मिला है कंघा, रंजन सलाका, बिना गढ़ वाला किला। गढ़ का मतलब यह है कि दुर्ग और गढ़, दुर्ग और निचला शहर हुआ करता था उस समय, ठीक है। कैसे? ऐसे होता था, इस तरह से ये दुर्ग होता था और ये निचला शहर। तो यहाँ प्रमुख लोग रहा करते थे और यहाँ छोटी बस्तियां होती थी, ठीक। तो इस वजह से क्या देखा हम लोगों ने? बिना गढ़ वाला शहर। रंजन सलाका का मतलब है आज की लिपस्टिक, ठीक, जो होठों पर लगाई जाती है, वहां से मिली है। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है, 1953 में इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने किया। वर्तमान में यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ से खिलौना, अग्नि वेदिका, अलंकृत ईंटें, चूड़ी का कारखाना और ऊंट की हड्डियां मिली हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, फैक्चुअल डाटा है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। कोटदी झील, सिंधु नदी, 1953 में इसकी खोज हुई। फजल अहमद ने इसकी खोज की और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिला में है। और यहां से बैल, मातृदेवी की मूर्ति, बाणाग्र, बाणाग्र मतलब जो तीर होती है उसके आगे का जो भाग होता है वह, और कांसे की चूड़ियां कहां से मिली हैं? कोटदी जी से, ठीक, जो कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिला में। उसके बाद आता है रोपड़।
रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे मिला है, 1953 और 56 में इसकी खोज की गई। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे जिन्होंने इसका खनन किया। यह हमारे पंजाब के रोपड़ जिला में है, ठीक, पंजाब भारत वाला। यहाँ पर मानव शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, तो उसमें यह चीज निकल के आती है जो हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब पशुपालन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कुत्ते को अपनाया था, ठीक है। इसी तरह से पाषाण काल में भी था, तो कुत्ते से इतना लगाव था कि लोग उसे अपने साथ दफनाते थे, ठीक। तांबे की कुल्हाड़ी भी वहीं से मिली है। रोपड़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। 1955 से 62 में इसकी खोज हुई। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की। वर्तमान में यह गुजरात के अहमदाबाद में है। धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई। अग्नि वेदिका, चित्रित मृदु भांड और आधुनिक शतरंज। अग्नि वेदिका का मतलब यह है कि वह जगह मिली पर जहां पर आग जलाई जाती थी उस जगह की प्राप्ति हुई है। चित्रित मृदु भांड का मतलब यह है कि मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्रकारी की गई है वो वहां पर मिला है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लोथल हो गया। उसके बाद आता है कौन सा, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, आप सब जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। 1958 में खोज हुई। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यहाँ से तांबे के फलक, फलक का मतलब यह है कि उसमें का एक हथियार हुआ करता था। मिट्टी की वस्तु में नांद पर कपड़े की छाप मिली है। उसके बाद आता है आपका बनावली, या इसे बनवाली भी बोलते हैं। यह रंगोई नदी के किनारे है। 1974 में इसकी खोज की गई और रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसका उत्खनन किया। खोज का मतलब यह है कि जिस वर्ष में इसका उत्खनन किया गया। उत्खननकर्ता कौन थे, रविंद्रनाथ बिष्ट। कई बार आर्यन बिष्ट भी बोला जाता है। हरियाणा के हिसार जिला में वर्तमान में यहाँ है। यहाँ से जौ, लाजवर्द, खिलौना हल, अग्नि वेदिका और अंडाकार बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर याद रखेंगे। धौलावीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1990 से 91 में इसकी खोज हुई, अर्थात यहाँ का उत्खनन हुआ। उत्खनन किसने किया, रविंद्रनाथ बिष्ट ने किया। और यह वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। पानी के कुंड यहाँ से मिले हैं। स्टेडियम मिला है। बांध, विज्ञापन पट्टिकाएं मिली हैं जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में अभिलेख लिखा गया है, ठीक। पानी के कुंड का मतलब यह है, हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल पर पानी को वरीयता दी गई है, उसकी सुरक्षा के बारे में बात की गई, इंपॉर्टेंस दिखाया गया है, तो वह कौन सी जगह है, धौलावीरा है। स्टेडियम, स्टेडियम का मतलब यह है कि उस समय के लोग भी मनोरंजन के लिए स्टेडियम वगैरह का यूज किया करते थे। जैसे रथ दौड़ हो गई, आपस में पशुओं को लड़ाना, इस तरह से उनका मनोरंजन का कार्य किया जाता था। बांध, नदियों पर बांध बनाए गए थे। तो बांध का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। इससे मतलब यह है कि पानी को स्टोरेज किया जाता था। विज्ञापन पट्टिकाएं बनाई गई, जैसे आजकल प्रचार वगैरह होते हैं, तो उस तरह की सुविधा वहां पर भी थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस थे कहाँ के, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आप लोग याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्थानों को हम लोगों ने सही तरीके से देखा। अब हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें कई सारे इतिहासकर्ता हैं। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इस पर भी पूरी तरह से सहमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आर्यों का उदय ज्यादातर कहां से होता है, वह होता है वैदिक सभ्यता से, ठीक। लेकिन यह साक्ष्य भी मान सकते हैं। रीजन उसका सबसे बड़ा यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता ही आई थी, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक। लास्ट तक रहिएगा वीडियो में। पारिस्थितिकी असंतुलन कौन कहता है, फेयर सर्विस का कहना है कि पारिस्थितिकी में असंतुलन हुआ, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से विनिष्ट हो गई, ठीक। एम.एस. वत्स महोदय हैं, वो कहते हैं कि नदी जो थी सिंधु नदी थी, उसने अपना मार्ग ही परिवर्तित कर लिया और पूरी की पूरी सभ्यता को अपने अंदर समा लिया, ठीक। ये किसका कहना है, एम.एस. वत्स। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इतिहासकार जिसे मानते हैं और जिसे वैलिड भी माना गया है, वह बाढ़ है। बाढ़ कौन कहता है, मैके और एस.आर. राव। एस.आर. राव और मैके, ये दो लोग हैं जो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ था, क्योंकि सिंधु नदी में अचानक से बाढ़ आई होगी और इस वजह से पूरा का पूरा शहर डूब गया होगा। इसमें आती है बीपी अग्रवाल महोदय, कहते हैं कि घग्गर नदी सूख गई थी। घग्गर का सूखना भी
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। अब आप कहेंगे सर ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है, घग्गर नाम कैसे आया? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसे सरस्वती घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि गंगा और सिंधु नदी के बीच में एक नदी पहले प्रवाहित होती थी जिसका नाम था सरस्वती, जो सूख चुकी है आज और उसे घग्गर के नाम से जाना जाता है। तो डीपी अग्रवाल का कहना है कि घग्गर नदी सूख गई, इस वजह से ज्यादा जो क्षेत्र थे वो इसी नदी के किनारे थे, इस वजह से सभ्यता का पतन हो गया। फिर आते हैं राइक्स एवं डेक्स। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि उस समय भूकंप और जल प्लावन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गया था। इन लोगों की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, किसी भी तरह से वैलिड नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट निकल के आता है वह बाढ़ आता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, किसने कहा है? मैके और एसआर राव ने कहा है। फिर आस्टाइन नाम के एक व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि वर्षा में कमी हो गई, पानी की मात्रा कम हुई, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से विनाश हो गया। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आप लोगों को बताया आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है। लिखित साक्ष्य कोई है नहीं। जो इतिहासकार जिस वे में सोचते थे, उनकी थिंकिंग जो थी, जैसी मेंटेलिटी थी, उस हिसाब से उन्होंने इसके पतन के बारे में बताया, इसका उत्खनन किया। जो साक्ष्य जैसे मिले अपने आधार पर उन्होंने इसका नाम भी दिया और अपने आधार पर सारी चीजों का इन्होंने निर्धारण किया। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल तौर पर कोई भी ऐसी चीज वहां से नहीं मिली है जिसके माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही तरीके से हमें पता चल सके, क्योंकि यह एक इतिहास का ऐसा कालखंड था जहां पर हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसकी लिपि इतनी गूढ़ है कि कोई उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाया है। अगर भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा गया तो वह ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, न कि आद्य ऐतिहासिक काल में। कोशिश अभी जारी है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझना होगा। आज आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से आपको 2 से 4 नंबर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए अभी 1-2 दिन की गैपिंग चलेगी, क्योंकि मैं खुद इस समय थोड़ा बिजी हूं, तो मैं आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी चीजें कंटिन्यू कर सकूं। ठीक, तो चलिए वीडियो पर आप लोगों का जैसा रिस्पांस होगा उस तरह से मैं प्रत्येक दिन भी वीडियो अपलोड कर सकता हूं। है आप लोगों के ऊपर, अगर आपने सही तरीके से रिस्पॉन्स दिया तो मैं वीडियोस देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई सही तरीके से करते रहें।